Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्ते। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल के सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस विशेष चर्चा को संभव बनाने वाले हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है, जो हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लगातार बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप नए हैं तो हमें सपोर्ट करने और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप से जरूर जुड़ें। अच्छा, कभी सोचा है कि प्याज की कीमतें अचानक आसमान छूकर 100 रुपए किलो तक क्यों पहुंच जाती हैं और फिर कुछ ही महीनों में गिरकर 10 रुपए किलो हो जाती हैं? क्या ये सिर्फ जमाखोरी है या सरकार की नाकामी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आर्थिक सिद्धांत काम कर रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और हमारा टूल किट होगा एनसीईआरटी कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि वो चश्मा है जिससे अर्थव्यवस्था के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव को समझा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बाजार संतुलन को समझना मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था की डीएनए को समझना। और यूपीएससी भी यही चाहता है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मांग का नियम क्या है, वो आपको ब्याज वाली जैसी एक स्थिति देगा और पूछेगा, बताइए इसके पीछे के आर्थिक कारण क्या हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। इसलिए आज की हमारी बातचीत सिर्फ थ्योरी रटने पर नहीं, बल्कि उसे असल दुनिया से और हाँ, पिछले साल के सवालों से जोड़ने पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं उन दो बुनियादी ताकतों से जो बाजार का पूरा खेल चलाती हैं। एक तरफ खरीदार यानी डिमांड और दूसरी तरफ बेचने वाले यानी सप्लाई। हम सब जानते हैं कि कीमतें कम होने पर हम ज्यादा खरीदते हैं और कीमतें बढ़ने पर कम। इसे ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, पर दुकानों के बाहर लाइनें भी सबसे लंबी होती हैं। क्या यहाँ मांग का नियम फेल हो जाता है? यह एक शानदार सवाल है और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पहला बड़ा सबक छुपा है। नियम फेल नहीं होता, बल्कि नियम की एक शर्त होती है अन्य बातें समान रहने पर, या सेटरिस पाइपस। अच्छा। आईफोन के लॉन्च के समय अन्य बातें समान नहीं होती। वहाँ टेक्नोलॉजी का आकर्षण है, स्टेटस सिंबल है, जबरदस्त मार्केटिंग का असर है। ये सभी मिलकर मांग को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही दाईं ओर खिसक जाता है। दाईं ओर खिसक जाता है। हाँ, लोग उस बढ़ी हुई कीमत पर भी ज्यादा खरीदने को तैयार होते हैं। यह कीमत पर मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं, बल्कि पूरे कर्व का शिफ्ट है, और यही फर्क समझना क्रूशल है। अच्छा, तो मतलब एक है कीमत बदलने से मांग का घटना बढ़ना, और दूसरा है कीमत के अलावा किसी और वजह से पूरी मांग का ही बदल जाना। और बेचने वालों यानी सप्लायर्स का नजरिया तो इसका ठीक उल्टा होता होगा। उन्हें तो ज्यादा कीमत पसंद होगी। बिल्कुल, एक सप्लायर या फर्म ज्यादा कीमत पर ज्यादा माल बेचना चाहेगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन यहाँ एक और तकनीकी गहराई है जिसे एनसीईआरटी में बताया गया है और जो अक्सर छात्र मिस कर देते हैं। वो क्या है? एक फर्म उत्पादन कब तक जारी रखेगी? तब तक जब तक उसे कीमत कम से कम अपनी औसत परिवर्ती लागत या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मिल रही हो। मतलब अगर एक समोसा बनाने में मैदा, आलू, तेल का खर्चा 10 रुपए है, हाँ। और उसे बाजार से 8 रुपए ही मिल रहे हैं, तो वो दुकान बंद कर देना बेहतर समझेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर 10 रुपए भी मिल रहे हैं तो वो उत्पादन जारी रखेगा, भले उससे दुकान के किराए का नुकसान हो रहा हो। हाँ, भले ही उसे फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान हो रहा हो, क्योंकि उत्पादन बंद करने पर नुकसान और ज्यादा होगा। ये शॉर्ट रन में फर्म का शटडाउन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो एक तरफ खरीदार हैं जो कम दाम चाहते हैं और दूसरी तरफ विक्रेता जो ज्यादा दाम चाहते हैं। ये दोनों एक समझौते पर कैसे पहुंचते हैं? बाजार में आखिर कीमत तय कैसे होती है? यहीं पर शायद संतुलन का जादू आता है। इसे जादू ही कह सकते हैं। एडम स्मिथ ने इसे इनविजिबल हैंड कहा था, अदृश्य हाथ। हाँ, बाजार संतुलन वो जादुई बिंदु है जहां खरीदार जिस कीमत पर खरीदने को तैयार हैं, विक्रेता भी उसी कीमत पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। इसे आप एक खचाखच भरे कमरे की तरह सोचिए, जहां लोग अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। शुरू में सब अस्त व्यस्त होता है, डिसइक्विलिब्रियम, लेकिन धीरे धीरे लोग एक दूसरे से टकराते हैं, एडजस्ट करते हैं और अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं।
वो है इक्विलिब्रियम। अच्छा। बाजार में कीमत यही काम करती है। अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो माल बकेगा नहीं, मतलब एक्सेस सप्लाई। दुकानदारों को दाम घटाने पड़ेंगे। और अगर कीमत बहुत कम है तो चीजें झटपट बिक जाएंगी और खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, यानी एक्सेस डिमांड। तब दुकानदार दाम बढ़ाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो सही कीमत ना मिल जाए जहां मांग और पूर्ति बराबर हों। ये तो बाजार का एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म हुआ। लेकिन असल दुनिया में तो चीजें इतनी स्थिर नहीं रहती। मान लीजिए लोगों की सैलरी बढ़ जाती है या पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, तब इस संतुलन का क्या होता है? यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है, जो यूपीएससी मेंस के लिए बहुत जरूरी है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो पहले से ज्यादा कारें खरीदना चाहेंगे, भले ही कारों की कीमत वही हो। हाँ। बाजार में कारों की कमी होगी, एक्सेस डिमांड, और कंपनियां कीमतें भी बढ़ाएंगी और उत्पादन भी। तो अंत में नई संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस, और संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दोनों पहले से ज्यादा होंगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। यूपीएससी ने 2014 प्रीलिम्स में ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा था। सवाल था, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटाई जाती है तो ये, और सही जवाब था निवेश व्यय में वृद्धि करेगी। तो क्या ये भी डिमांड शिफ्ट का ही मामला है? एकदम। जब ब्याज दर घटती है तो कंपनियों और लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। सही बात है। लोग घर और कार के लिए ज्यादा लोन लेंगे, कंपनियां नई फैक्ट्री लगाने के लिए ज्यादा निवेश करेंगी। इससे अर्थव्यवस्था में कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। यानी मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। हाँ, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। देखिए कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल को हल कर रहा है। वाह! अब पूर्ति यानी सप्लाई साइड से भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सोलर पैनल बनाने की कोई नई सस्ती टेक्नोलॉजी आ जाती है, तब क्या होगा? अगर टेक्नोलॉजी बेहतर होती है तो कंपनियां कम लागत पर ज्यादा उत्पादन कर सकती हैं। वो उसी कीमत पर पहले से ज्यादा सोलर पैनल बेचना चाहेंगी। इससे सप्लाई कर्व दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब बाजार में सोलर पैनल की भरमार हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई। नतीजा, डीलर्स को कीमतें घटानी पड़ेंगी ताकि स्टॉक बिक सके। अंत में नई संतुलन कीमत पहले से कम होगी, लेकिन बाजार में बिकने वाले सोलर पैनल की मात्रा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि पिछले एक दशक में टीवी, फोन और सोलर पैनल इतने सस्ते हुए हैं। तो ये मांग और पूर्ति का पूरा खेल समझ आ गया, जो बाजार को अपने आप चलाता है। लेकिन कई बार ये अदृश्य हाथ जो कीमत तय करता है वो समाज के लिए सही नहीं होता। जैसे अगर किसी जान बचाने वाली दवा की संतुलन कीमत इतनी ज़्यादा हो कि गरीब उसे खरीद ही ना पाएं, या किसानों को उनकी फसल का इतना कम दाम मिले कि उनकी लागत भी ना निकले, तब तो सरकार को दखल देना ही पड़ेगा ना। यहीं से कहानी में सरकार की एंट्री होती है, और ये जीएस पेपर 3 का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। पहली स्थिति, जब जरूरी चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो तो सरकार एक उच्चतम निर्धारित कीमत यानी प्राइस सीलिंग लगा देती है। ये संतुलन कीमत से कम होती है। हाँ, इसका मकसद गरीबों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराना है, जैसे दवाइयाँ, केरोसिन, या शहरी इलाकों में किराया नियंत्रण, रेंट कंट्रोल। लेकिन सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसके कुछ अनचाहे परिणाम भी तो होते होंगे। अगर आप कीमत को ज़बरदस्ती कम कर देंगे तो बनाने वाले उत्पादन कम कर देंगे, लेकिन खरीदने वाले और ज़्यादा मांगेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्राइस सीलिंग से बाजार में उस चीज की भारी कमी, एक्सेस डिमांड, हो जाती है। इसके नतीजे हम सब ने देखे हैं। सरकारी दुकानों पर लंबी लाइनें, राशनिंग की व्यवस्था, और सबसे बढ़कर कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। यहाँ एक गहरी बात समझने की है। कालाबाजारी सिर्फ एक गैर कानूनी गतिविधि नहीं है, यह बाजार का अपनी असली संतुलन कीमत को फिर से खोजने का एक अवैध प्रयास है। सरकार कागज पर कीमत कम कर सकती है, लेकिन मांग और पूर्ति की ताकतें अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। अच्छा। याद है महामारी की शुरुआत में मास्क की कीमत सरकार ने 10 रुपए तय कर दी थी। नतीजा क्या हुआ? मास्क दुकानों से गायब हो गए और बाहर 50-100 रुपए में बिकने लगे। यह प्राइस सीलिंग का लाइव उदाहरण था। और दूसरी तरफ है किसानों की समस्या, जहां सरकार को लगता है कि बाजार में मिल रही कीमत बहुत कम है। वहां सरकार न्यूनतम निर्धारित कीमत या प्राइस फ्लोर तय करती है, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये संतुलन कीमत से ज्यादा होती है। इसका मकसद किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके उनकी आय की रक्षा करना है। लेकिन इसका भी एक अनिवार्य परिणाम है।
जब सरकार बाजार भाव से ज्यादा कीमत तय करती है तो किसान ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन उपभोक्ता कम खरीदते हैं। इससे बाजार में अनाज की भरमार हो जाती है, यानी अधिपूर्ति, एक्सेस सप्लाई की स्थिति बन जाती है। तो फिर उस अतिरिक्त अनाज का क्या होता है? उसे कौन खरीदता है? उसे सरकार खरीदती है। यही अतिरिक्त अनाज सरकार के बफर स्टॉक का हिस्सा बनता है, जिसे बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के जरिए गरीबों में बांटा जाता है या मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा। तो एमएसपी किसानों को तो राहत देती है, लेकिन सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ डालती है और बाजार को बिगाड़ भी सकती है। यही वजह है कि एमएसपी पर हमेशा इतनी बहस होती रहती है। तो हमने देखा कि कैसे मांग और पूर्ति का सिद्धांत न केवल प्याज की कीमतों को समझाता है, बल्कि सरकारी नीतियों के असर का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। चलिए एक और यूपीएससी प्रश्न से इसे जोड़ते हैं। 2013 में एक सवाल आया था कि मुद्रा की मांग बढ़ती है जबकि मुद्रा की आपूर्ति वही रहती है, तो इसका ब्याज दर पर क्या असर होगा? ये मांग और पूर्ति का एक क्लासिक एप्लीकेशन है। बस यहाँ वस्तु पैसा है और उसकी कीमत है ब्याज दर। अच्छा, कीमत मतलब ब्याज दर। हाँ, अगर लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए यानी मांग बढ़ी, लेकिन सिस्टम में पैसा उतना ही है यानी आपूर्ति स्थिर है, तो पैसा उधार लेने की लागत यानी ब्याज दर बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टमाटर की सप्लाई उतनी ही रहे और अचानक सब लोग टमाटर खरीदने लगे तो टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे। समझ गई। कॉन्सेप्ट वही है, बस संदर्भ बदल गया है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि बाजार संतुलन का मॉडल एक शक्तिशाली टूल है। इससे हम समझते हैं कि कीमतें कैसे तय होती है, बाहरी घटनाओं से उनमें उतार चढ़ाव क्यों आता है, और जब सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम क्या हो सकते हैं। एनसीईआरटी के ये बुनियादी सिद्धांत ही यूपीएससी के जटिल सवालों को हल करने की चाबी हैं। बिल्कुल। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज हमने जिस मॉडल की बात की वो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार यानी परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का आदर्श मॉडल है, जहां बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं। हाँ। लेकिन असल दुनिया के बाजारों का क्या, जहां टेलीकॉम सेक्टर की तरह बस 2-3 बड़ी कंपनियां हो जिसे ओलिगोपोली कहते हैं, या रेलवे की तरह सिर्फ एक ही विक्रेता हो, मोनोपोली। ऐसे बाजारों में संतुलन कैसे काम करता है और क्या वहां सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? एक बेहतरीन सवाल। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने सभी सदस्यों को फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। अगर ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को अपना समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करना और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़ना न भूलें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.